हंगरी में पहले बच्चे के लिए सरकार 25,000 यूरो का लोन देती है, जिस पर ब्याज नहीं देना होता। दूसरा बच्चा पैदा होने पर 30% कर्ज माफ हो जाता है। सोचिए, इतने में तो नई कार आ सकती है। तीसरे बच्चे के समय सरकार 25,000 यूरो देती है अगर वो परिवार घर बनाना चाहे। चौथा बच्चा होने पर माँ को मिलती है इनकम टैक्स में पूरी छूट। ये सुविधाएं सिर्फ हंगरी में मिलती हैं। छोटे से इस यूरोपीय देश की आबादी करीब 1 करोड़ है। ये सुविधाएं जन्म दर बढ़ाने की सरकार की योजना का हिस्सा हैं। लेकिन इससे क्या हासिल हुआ? इतनी उदार सब्सिडी लागू करने के बाद शुरुआत में तो जन्म दर बढ़ी, लेकिन अब फिर से कम हो रही है। हंगरी इस बात की अच्छी मिसाल है कि जन्म दर बढ़ाने के लिए दिए जा रहे वित्तीय प्रोत्साहन अक्सर अपेक्षित नतीजे नहीं दे पाते हैं, क्योंकि उनका ध्यान सिर्फ आर्थिक पक्षों पर होता है। बच्चों का पालन पोषण करने से जुड़ी तमाम चीजों में सुधार जरूरी है। दूसरी तरफ फ्रांस ने यही काम बेहतर ढंग से कर दिखाया। उसकी जन्म दर अपेक्षाकृत काफी ज्यादा है। बच्चे के पैदा होने के पहले साल में ही माता पिता उन्हें डे केयर में भेज सकते हैं। इसके कारण माएं करियर में ब्रेक लगने की चिंता किए बगैर फुल टाइम नौकरी पर वापस लौट सकती हैं। बच्चों की देखभाल से जुड़े कई अच्छी गुणवत्ता वाले विकल्पों की जरूरत है। अधिकांश माता पिता बच्चों को किसी ऐसी वैसी जगह नहीं छोड़ना चाहते हैं। लेकिन औद्योगिक देशों में फ्रांस एक अपवाद है। विकसित देशों में जन्म दर पिछले कुछ वक्त से कम ही है। यूएन का आकलन है कि आगे भी ऐसा ही रहेगा। तो फ्रेंच मॉडल कहीं और दोहरा पाना आसान नहीं है। इन सांस्कृतिक और कल्याणकारी प्रणालियों की जड़ें काफी गहरी हैं। ये कई दशकों बल्कि सदियों में विकसित हुई हैं। उन्हें इतनी जल्दी रातों रात नहीं बदला जा सकता है। औद्योगिक देशों में कम होती आबादी के गंभीर नतीजे हैं। लोगों की कमी का मतलब कम आर्थिक उत्पादन और कम खुशहाली। तो क्या पहले की तरह ही विकासशील देशों के प्रवासियों से ये अंतर भरा जा सकता है? हमारा अनुमान है कि वर्तमान वैश्विक रुझान जारी रहेंगे। विकासशील देशों से विकसित देशों की ओर माइग्रेशन होता रहेगा। इससे लोगों को आमदनी के बेहतर मौके मिलेंगे और करियर आगे बढ़ेगा। लेकिन अनियमित आप्रवासन से जुड़ी चिंताएं देखते हुए कई औद्योगिक देश अपनी सीमा पर सख्ती बढ़ाने लगे हैं। जनसंख्या में बदलाव के नजरिए से सोचें तो नियमित आप्रवासन और शरणार्थियों की आवाजाही के बीच अंतर करना जरूरी है। डेमोग्राफी से जुड़ी बहसों में इन दोनों मुद्दों को एक साथ नहीं मिला सकते हैं। 8 करोड़ से अधिक की आबादी वाला जर्मनी अपनी निम्न जन्म दर की भरपाई के लिए लंबे समय से इमिग्रेशन पर निर्भर रहा है। हालांकि कानूनी तरीके से होने वाले आप्रवासन में आगे चलकर गिरावट आ सकती है, क्योंकि दुनिया भर में जन्म दर तेजी से गिर रही है, जिसका मतलब है संभावित प्रवासियों की संख्या में कमी। आमतौर पर श्रम बाजार में घरेलू कामगारों की भागीदारी पर पहले ध्यान देना जरूरी है। माइग्रेशन पर बहुत ज्यादा निर्भर रहने की बजाय हमें बेरोजगार महिलाओं या प्रवासी पृष्ठभूमि वाले लोगों पर ध्यान देना चाहिए। ये ऐसे समूह हैं जिनमें बेरोजगारी की दर स्थानीय आबादी की तुलना में ज्यादा है। मिले जुले नतीजों के बावजूद हंगरी अपनी उदार फंडिंग नीति पर कायम है। इन कार्यक्रमों से ज्यादातर ऐसे मिडिल क्लास परिवारों को फायदा मिलता है जो कर्ज चुका सकते हैं। हालांकि इससे एक चीज पक्के तौर पर मिलती है, वोट।